Good morning, everyone. Good morning, Reshma. Good morning, Kashish. Good morning, Soumya. Good morning, Kamini. Good morning, Adarsh. भाई आदर्श, आप कितने दिन बाद आ रहे हो आज? सर मैं तो डेली क्लास ले रहा हूँ। पक्का? यस सर। क्वेश्चंस कर रहे हो? यस सर, थोड़े बहुत हो रहे हैं। करते रहो, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्नेहा, गुड मॉर्निंग मधु, गुड मॉर्निंग दीक्षा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हमने रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। किसी ने पढ़ा क्या 10th की एनसीईआरटी? मुझे पता नहीं पढ़ी होगी। एक बार प्लीज देख लेना भाई, जिसको लेंस वेंस नहीं समझ आता है इतना। वैसे तो मैंने कल आपको पूरा अच्छे से समझा दिया था ये, ठीक है। ये मिरर का कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन कैसे लेते हैं, साइन कैसे लेते हैं, ये सब चीजें बता दी थी। बट फिर भी ये है कि आप एक बार कर लोगे, 10th का चैप्टर रीडिंग कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करोगे तो फिर भी समझ आ जाएंगे इसके क्वेश्चन। ओके। तो ये है कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, मिरर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। इसको हम मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। और u v f की जब आप वैल्यू रखते हो तो विद साइन रखते हो, और साइन उसका पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे चूज करना होता है ये मैंने कल आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन की, ठीक है। मैग्निफिकेशन बेसिकली जो होता है, मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि हमारी जो इमेज बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट को जब हमने मिरर के सामने रखा उसके बाद जो हमारी इमेज बनेगी वो कितनी छोटी या फिर कितनी बड़ी हो चुकी है। वो हमें क्या, उसके लिए हमें कौन बताता है, मैग्निफिकेशन बना बताता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच डैश या अपॉन एच। यानी कि आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो कि m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आप इन दोनों का रेशियो निकाल देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, मैग्निफिकेशन मिल जाता है। और ये जो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी होता है जो कि -v/u के बराबर होता है। यानी कि माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस और u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो माइनस इसके फॉर्मूला में ही है। और अगर आपको लगता है कि v भी हमारा माइनस आ रहा है तो v की माइनस वैल्यू रखोगे तो ऊपर वाला माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के आपके दो फॉर्मूले होते हैं, एक आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, -v/u यानी कि माइनस डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस कहां से लेना होता है, पोल से लेना होता है, ठीक है। तो ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया। अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 के बराबर आती है तो इसका मतलब होता है कि जो आपका हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दोनों बराबर है। भाई जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होंगे तभी तो रेशियो बनाएगा आपका। इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर ही इमेज की हाइट बन जाए तो उस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आती है, 1 के बराबर आती है। और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज बनी है वो आपके ऑब्जेक्ट साइज से छोटी बनी है। क्योंकि जब आप हाइट, मतलब ये जब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखोगे, अगर आपकी हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो न्यूमरेटर अगर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो गया तभी तो वैल्यू 1 से कम आएगी। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब आपकी हाइट जो है इमेज की वो ज्यादा बड़ी हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट की हाइट। तो उस पर्टिकुलर केस में m इज ग्रेटर देन 1 के बराबर यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। और एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़े ये सारे किसके लिए थे, मिरर्स के लिए थे, ठीक है। किसके लिए है, मिरर के लिए। लेकिन अगर यही सेम फॉर्मूला अगर आपको किसके लिए लगाने हो, लेंस के लिए लगाने हो, कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस के लिए लगाने हो तो उस पर्टिकुलर केस में फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाता है।
क्या चेंज आता है? ये जो आप मिरर फॉर्मूला देख रहे हो, जब इसी की तरह हमें लेंस फॉर्मूला बनाना होता है, तो लेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस इतना सा डिफरेंस हो जाता है कि बीच में माइनस साइन आ जाता है। ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखें लेंस के केस में, तो बेसिक जो फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो माइनस वी बाई यू देख रहे हो, वहां पर प्लस का वी बाई यू हो जाता है, यानी कि माइनस साइन उसमें नहीं आता। फॉर्मूला क्या हो जाता है लेंस के लिए? वी बाई यू के बराबर हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला जैसा अगर आपको लेंस के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। और अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनाना है, तो वो आपका माइनस वी बाई यू की जगह प्लस वी बाई यू हो जाएगा, यानी कि खाली वी बाई यू हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात करें अगर हम रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब जब ग्लास के थ्रू आपकी लाइट पास करती है, ग्लास नहीं बल्कि हम कोई भी मीडियम बोल सकते हैं। अगर मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, तो होता क्या है? मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से, अगर मान लो मैं दो मीडियम लेता हूं, तो दो मीडियम अगर मैं ले रहा हूं और एक मीडियम ऐसा है जो कि रेयरर है और एक मीडियम ऐसा है जो डेंसर है। रेयरर का मतलब क्या होता है? कम, जिसकी डेंसिटी कम हो। और डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है? जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। तो ऐसे अगर मैंने दो मीडियम लिए, तो एक रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, तो वो लाइट रे क्या होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर कोई लाइट रे ट्रेवल करके जाएगी, तो उस केस में क्या होगा? नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं नीचे। तो ये है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन वो क्या होता है फिनोमेना? जब आपका डेंसर, मतलब पहला हम केस लेते हैं रेयरर और डेंसर। ठीक है। पहला केस हमने लिया रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो मैंने एक ये सरफेस लिया, ये क्या है आपका? ये है आपका एक सरफेस का सेपरेशन। मतलब ये कि ये जो आप लाइन देख रहे हो, इस लाइन के लेफ्ट साइड में एयर प्रेजेंट है और राइट साइड में ग्लास प्रेजेंट है। मतलब ये कह सकते हो कि आपने क्या ले लिया? इस तरीके का एक ग्लास का वो ले लिया, ग्लास का स्लैब ले लिया इस तरीके का। ठीक है। इस तरीके का आपने ग्लास का स्लैब ले लिया, ये बेसिकली इस तरीके का स्लैब है। ऐसे करके आप समझ सकते हो। ठीक है। तो ये ग्लास का आपने स्लैब ले लिया और इस तरफ एयर है। तो अब क्या होगा कि जब लाइट यहाँ पर आएगी, ठीक है, मान लो कोई इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, लाइट की एक इंसिडेंट रे यहाँ पर आई। ठीक है। तो लाइट की इंसिडेंट रे यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ सरफेस पर कोई भी चमकीला सरफेस नहीं है या चमकीली स्क्रीन नहीं है। अगर हमारे पास चमकती हुई स्क्रीन होती, जैसे कि मिरर में होता है, मिरर में क्या होता है? सिल्वर कलर कर देते हैं हम, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। तो सिल्वरी कोटिंग करने से क्या होता है? वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी सिल्वरी कोटिंग नहीं है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। यानी कि ये जो लाइट रे आप देख रहे हो, ये लाइट रे एयर एयर से जब टकरा के ग्लास पर पहुंचेगी, तो ग्लास के इंटरफेस पे जैसे ही ये पहुंचेगी, ये ग्लास के अंदर जाएगी। अब ग्लास के अंदर ये जाती कैसे है, वो चीज हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन के नियम में सीखेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल रे होती है जो कि आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनती है, जैसे रिफ्लेक्शन में बनती है, वैसे आप यहाँ पर भी बना सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल रे हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? नॉर्मल। ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल रे मैंने आपको बताया था, हमेशा जो भी आपका सरफेस होता है जिस पर आपका इंसिडेंट रे पड़ती है, उसके ठीक क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये लाइट रे कैसी, ये जो नॉर्मल है वो कैसा हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। किसके? इस सरफेस के, जहां पर आपकी इंसिडेंट रे आके टकरा रही है। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ये नॉर्मल को मैं थोड़ा पीछे और एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे। तो रिफ्रैक्शन के केस में आपको ये ध्यान रखना है, जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आपकी ट्रेवल करती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम का मतलब क्या हुआ? कि ये एयर है और ये ग्लास है। तो डेंसिटी इसमें से ज्यादा किसकी है? ग्लास की है। और डेंसिटी कम किसकी है? एयर की है। डेंसिटी सबको पता होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। डेंसिटी का मतलब कौन कितना ज्यादा घना है, या घनत्व किसका ज्यादा है। ठीक है। तो वो आपका क्या होगा? डेंसिटी होगा। तो एयर की डेंसिटी यहाँ पर कम है, ग्लास की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, और हम ये कह रहे हैं कि लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। ठीक है। तो जब भी ऐसी चीज होगी, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब भी लाइट क्या करेगी? ट्रेवल करेगी,
तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी या कम हो जाएगी। कहने का मतलब है अगर लेफ्ट साइड में एयर का मीडियम है तो एयर के मॉलिक्यूल्स आपको पता है इस तरीके से थोड़ा दूर दूर होंगे, और ग्लास के जो मॉलिक्यूल है, ग्लास का एक सॉलिड है, तो सॉलिड में आपको पता है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, ऐसा समझ लो। तो अब मान लो आप अगर पैदल चल रहे हो, सपोज अगर आपकी बात की जाए, अगर आप पैदल चल रहे हो तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो आप इनके बीच में से आसानी से गुजरते हुए जा सकते हो। यानी कि आप जब चल रहे होगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, काफी तेज होगी। और जैसे ही आप एक डेंसिटी जहां पर ज्यादा हो जाएगी, लोगों की क्राउड हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी, तो इस जगह से अगर आप निकलना चाहोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, हर किसी को बोलोगे कि भाई साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, और उसके बाद आप बहुत देर में यहाँ से बाहर निकल पाओगे। तो कहने का मतलब है जहां पर डेंसिटी कम होती है वहां पर स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जहां पर आपकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी के लिए मैं यहाँ पर रो का इस्तेमाल कर लेता हूं। अगर रो कम होगा तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, लाइट की ज्यादा हो जाएगी। डेंसिटी कम तो वेलोसिटी ज्यादा, और डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही सेम फिनोमेना हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब एयर में क्या है, डेंसिटी क्या है, कम है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। और ग्लास में अगर डेंसिटी ज्यादा है मतलब वेलोसिटी यहाँ पर कम होगी। तो ये जो इंसिडेंट रे इसके ऊपर टकराकर पड़ी है, किसके, ग्लास के इंटरफेस के ऊपर, एयर ग्लास के इंटरफेस के ऊपर, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। मतलब क्या, कि इसको रे को वैसे तो सीधे चला जाना था, लेकिन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो स्पीड कम होने की वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो गई, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो ये वाली जो आप रे देख रहे हो ये आपकी क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। इसको रिफ्लेक्टेड नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट ऑफ रे या रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी, तो हमेशा क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ठीक है, तो यहां पर आप लिख भी सकते हो कि रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को। यस सर। यस सर। बाकी लोगों को आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट केस हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब हम कंसीडर करेंगे डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो डेंसर टू रेयर मीडियम हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अब मैंने कहा कि मान लो अब हमारे पास इधर ग्लास रख देते हैं। ठीक है, और इधर क्या हो गया, एयर हो गया। तो ये एयर है, और या फिर आप इधर कह दो कि वाटर का सरफेस है। ठीक है, इसे आप यहाँ पर वाटर मान लो। ये क्या है, आपका वाटर वाला सरफेस हो गया। तो ये मैंने कह दिया यहाँ पर ये क्या है, वाटर का सरफेस है, इस तरीके से। और राइट साइड में क्या हो गया, एयर हो गया। इधर क्या हो गया, वाटर, और इधर क्या हो गया, एयर। अब आपको पता है कि वाटर जो होता है क्या होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा पास पास होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन एयर में क्या होता है, काफी दूर दूर होते हैं, इस तरीके से। तो एयर में अगर पार्टिकल्स दूर दूर है मतलब एयर की डेंसिटी क्या है, कम है। और डेंसिटी अगर कम होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी लाइट की। और अगर वाटर की बात करें तो उसमें पार्टिकल्स पास पास है, पास पास पार्टिकल होने का मतलब डेंसिटी ज्यादा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, मतलब जब आपकी लाइट रे वाटर में ट्रेवल कर रही होगी तब तो उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, लेकिन जैसे ही वो एयर में ट्रांसफर होगी वैसे ही उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अचानक से बढ़ जाएगी। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं कि ये मान लो कोई लाइट रे थी जो वाटर के अंदर से ट्रेवल करते हुए ऐसे आई। ठीक है, वाटर से ट्रेवल करते हुए क्या आई, ऐसे करके आई। अब मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, ये नॉर्मल बना दिया। ये जो लाइन है ये हमने क्या बना दी, नॉर्मल की लाइन बना दी। ये बना दी मैंने नॉर्मल की लाइन। ठीक है,
तो ये हो गई नॉर्मल की लाइन। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये इंसिडेंट रे आपको दिख रही है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। अब ये जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने पे होगा क्या, इसकी स्पीड क्या होगी, अचानक से बढ़ेगी। और स्पीड अगर ये बढ़ेगी इसकी, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। यानी कि इसको एक्चुअली में जाना कैसे था, इसको एक्चुअली में सीधे जाना था। अगर मान लो यहाँ पर मीडियम का इंटरचेंज नहीं होता, मतलब मीडियम का यहाँ पर चेंज नहीं होता, तो ये लाइट रे आपकी ऐसी जाती। लेकिन एक्चुअली में अब कैसी जाएगी, अब ये लाइट रे ऐसी जाएगी। यानी कि नॉर्मल से क्या हो गई, ये दूर भागी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई, तो वेलोसिटी बढ़ने से क्या हो गया, ये नॉर्मल से दूर जाने लग गई। क्योंकि वेलोसिटी जब बढ़ रही थी तो क्या होगा, इसको काफी स्पेस मिल गया। मतलब क्या है, वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो इसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल से दूर होने लग जाएगी। और जो ऊपर हमने पढ़ा था रेयर टू डेंसर मीडियम, उसमें क्या हो रहा था, नॉर्मल के पास आ रही थी। तो ये चीज आपने यहाँ पर समझनी है। तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर भागती है। और ऊपर वाले केस में क्या था, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल था। ठीक है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पर वही एंगल वगैरह अगर आपको देखना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा एंगल आई। कौन सा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। ठीक है, और रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल है, ये एंगल आर। उसी तरीके से दूसरे केस में भी देख सकते हो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में या इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कौन सा वाला एंगल है, ये वाला पूरा एंगल है, तो ये हो जाएगा एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम देखते हैं। ओके, तो ये सभी को समझ आ गया रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अब देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं यहाँ पे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में कोई भी लाइट ट्रेवल करती है, तो लाइट की जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल या बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होती है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट रे ट्रेवल करती है। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होती है, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो पहला लॉ यहाँ पर क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये आपका लॉ वैसा ही है जैसे आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ पढ़ा था। वहां पर क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन था। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे की जगह बस रिफ्रैक्टेड रे हो गया है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहला लॉ वही है सेम, कि इंसिडेंट रे जो होगी, रिफ्रैक्टेड रे जो होगी, और जो नॉर्मल होगा कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे के सारे कहां पर लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये इसका पहला लॉ गया। और दूसरा लॉ जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि जो अभी हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पढ़ा था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर पढ़ा था, उनका अगर आप साइन कैलकुलेट कर लेते हो, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो साइन की होती है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप लेते हो तो वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ये हो जाएगा। और इस वाले लॉ को, या ये वाला जो सेकंड लॉ है, इसको हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन अगर उन्हें पूछना है तो वो ऐसे करके पूछ लेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट।
और आगे लिख देंगे कि दिस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज, तो क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। या ये पूछ सकते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, sin i upon sin r is equal to constant, sin r upon sin i is equal to constant, या sin i is equal to sin r, या sin i is equal to मतलब जो भी दिया होगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन। तो sin i upon sin r is equal to constant जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो लेंसेज होते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, उसमें जो फिनोमेना होता है वो भी रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना होता है। मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होता है, लेंसेज के केस में रिफ्रैक्शन होता है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे आप शॉर्ट में TIR कहते हैं, ठीक है। तो TIR ये आपको मैं बताऊं कहां पर दिखता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली दिखता कहां पर है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने वो कभी सुना होगा या फिर देखा भी होगा, जब गर्मी काफी ज्यादा होती है ना, ठीक है, धूप बहुत तेज पड़ रही होती है दोपहर के टाइम पे, अभी जब मई जून का समय आएगा, तो कभी आप जैसे रोड वगैरह पे निकलते हो या कहीं मतलब जा रहे होते हो गाड़ी वगैरह से, तो आप कभी देखना कि काफी दूर पर आपको रोड पर चमक सी दिखाई देती है और आपको ऐसा लगता है कि रोड पर पानी पड़ा हुआ है। या आपने ऐसी भी चीज सुनी होगी कभी कहानियों में कि जो वो होता है ऊंट, जो होता है ऊंट को रेगिस्तान में दूर से पानी दिख जाता है, लेकिन वो पानी एक्चुअली में होता नहीं है, वो उसका भ्रम होता है, ठीक है। तो वो जो चीज एक्सपीरियंस होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखना, इसकी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको तभी यहाँ पर दिखेगा जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रेयर से डेंसर में जाए और आपको TIR एक्सपीरियंस हो जाए। तो पहली कंडीशन तो यही होती है कि TIR के लिए लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में ही क्या होना पड़ेगा, ट्रांसफर होना पड़ेगा, ठीक है। और ये लिखा है कि जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट आपकी इंसिडेंट करती है, और किस एंगल पे करती है, एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो एक ऐसा एंगल जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। अभी क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो भी आप थोड़ा सा समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये अपना था डेंसर टू रेयर मीडियम का केस, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि एंगल आई यहाँ पर ये है और एंगल आर यहाँ पर ये है, इंसिडेंट रे यहाँ पर आपकी आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे आपकी इधर चली जा रही है। अब मैं क्या करूं, अगर एंगल आई को धीरे धीरे मैं बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा एंगल आर भी बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो इंसिडेंट रे मेरी इस तरीके से आई, तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस तरीके से और दूर हो जाएगी नॉर्मल से, ठीक है। ये क्या हो गई, नॉर्मल से और दूर हो गई। आप इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाते जाओगे तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तीसरा केस मान लो मैंने इस तरीके से ले लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन का एंगल है वो नॉर्मल या रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से और दूर हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गई बात। और एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दो कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस मीडियम से सीधे होके पास हो जाए, यानी कि ये जो आपको मीडियम दिख रहा था, ये जो मीडियम वाली लाइन आपको दिख रही थी, ठीक है, मीडियम की जो लाइन दिख रही थी उसके ठीक ठीक उससे जुड़ती हुई चली जाए, तो इसी पर्टिकुलर एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वाली वैल्यू जिस पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वाली वैल्यू जिस पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को आप क्या कहते हो, उस पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कहते हो। बताओ समझ आ गया ये? Yes, sir. जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता रहेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री पहुंच जाएगी, यानी कि ठीक सीधे सीधे निकल जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को आप क्या कहते हो, क्रिटिकल एंगल कहते हो, जिस पर आपकी रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। तो TIR वाला जो फिनोमेना होता है यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो कब होता है, जब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पर एक अलग और एक नेक्स्ट केस लेते हो, यानी कि ये वाला जो केस था, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो वैल्यू थी इंसिडेंट रे की,
इस पर मान लो आई कुछ भी एक्स वैल्यू होगी, ये जो क्रिटिकल एंगल वैल्यू मतलब इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए ये जो आपकी वैल्यू थी, ये इतना एंगल जो था ये क्या था, आपका एंगल सी था, यानी कि क्रिटिकल एंगल था, क्योंकि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। अगर मैं इंसिडेंट रे को इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बड़ा करूंगा, यानी कि अब मैंने एक और इंसिडेंट रे यहां से भेजी जिसका एंगल क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल से अगर ये बड़ा हो चुका है, अब ये देख सकते हो एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। तो क्रिटिकल एंगल से जैसे ही बड़ा होगा तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो अब पहले तो 90 डिग्री हो चुकी है, अब 90 डिग्री से उसका एंगल और बड़ा हो जाएगा, और रिफ्रैक्टेड रे किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब जाएगी तो यहां पर आपको रिफ्लेक्शन जैसा फिनोमेना दिखेगा। रिफ्लेक्शन जैसा फिनोमेना क्यों दिखेगा, क्योंकि अब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाती है, यानी कि नॉर्मल और अब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू अब आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो चुकी है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्शन की कंडीशन आती है कब, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से ज्यादा हो जाए। तो इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहोगे, पहली कंडीशन क्या आएगी, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आएगी। क्रिटिकल एंगल मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाए। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा भी अगर क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे आपकी उस तरफ जानी चाहिए थी मीडियम की, वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, क्योंकि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया। तो बहुत ज्यादा बड़ा करने की वजह से जो नॉर्मल से उसकी शिफ्टिंग होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो आपकी इतनी ज्यादा हो जाती है कि सेम मीडियम में वो लाइट रिफ्रैक्ट होके वापस आ जाती है। वो एक तरीके का रिफ्लेक्शन जैसा फिनोमेना हो जाता है। तो उसी को आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना बोलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये क्या फिनोमेना है, ये आपका डेंसर टू रेयर मीडियम वाली कंडीशन में होगा, कभी भी रेयर टू डेंसर में नहीं होगा, क्योंकि रेयर टू डेंसर में हमेशा जो रिफ्लेक्टेड रे वो नॉर्मल के पास आती है, तो ऐसी कभी कंडीशन बनेगी नहीं कि वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो अब इसको एक बार फिर से देख लो डेफिनेशन को। A ray of light traveling from denser medium to a rarer medium is incident at the surface of two medium at an angle greater than the critical angle for the two media. The ray is totally reflected back to denser medium. वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अगर आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है तो साइन सी इज इक्वल टू n1/n2। n1/n2 क्या है, n1 का मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और n2 का मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाला एक फॉर्मूला भी है, रिफ्लेक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का मतलब कि कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस जैसे सरफेस की आप बात कर रहे हो। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने किसी एक मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, n के बराबर है, एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द पोल। तो u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से होता है, पोल से होता है, फ्रॉम द पोल ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर r। और उस सरफेस की रेडियस कितनी है, सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, r के बराबर है। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन द इट्स इमेज इज फाउंड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 एट अ डिस्टेंस v। यानी कि बाद में उसकी इमेज कहां पर बन जाती है, n2 मीडियम में बन जाती है, कहां पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ v। v डिस्टेंस क्या लोगे, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका ये वाला जो रिलेशन होता है वो सेटिस्फाई होता है। क्या है ये रिलेशन, n2/v, यानी कि मीडियम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस n1/u, यानी कि ऑब्जेक्ट ये जिस जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है फर्स्ट वाले में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। n2 माइनस n1 का मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 डिवाइडेड बाय r का मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये लिखा है कि दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर एनी कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो ये जो है आपने यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो ये रिफ्रैक्शन का केस है। अगर आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस के एक साइड में कोई और मीडियम है, दूसरे साइड में कोई और मीडियम है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार ऐसे करके थोड़ा सा बता भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो, तो ये यहाँ पर मान लो मैंने क्या ले लिया है, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ये क्या होता है, इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसे आप इसका पोल भी कहते हो। यहाँ पर क्या होता है, इसका C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होते हैं इसके, ठीक है। और इसका ये क्या हो गया, C2 हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हो गया। तो ये यहाँ पर कह रहा था कि अगर मान लो इधर की तरफ ये ऐसे करके है, अगर आप इसके लेफ्ट साइड में मीडियम N1 ले रहे हो और इस तरफ मीडियम N2 ले रहे हो, और इधर आपने कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है जिसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर U के बराबर है। अब पॉजिटिव नेगेटिव वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, जैसे वो रूल मैंने बताया उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। और इसकी इमेज मान लो यहाँ पर बन जाती है ऐसे करके, और तो इसका पोल सेंटर, पोल से लेके कितना डिस्टेंस हो गया, V के बराबर हो गया, ठीक है। और R क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका R। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला आपका ये वाला बनेगा। फॉर्मूला क्या था, N2 बाई V माइनस N1 बाई U, ठीक है। N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। ये आपका फॉर्मूला बनेगा इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो जो भी वैल्यू आपकी मिसिंग होगी वो आपको इस फॉर्मूला से ढूंढ लेनी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हो सकता है वैल्यू आपको दी हो, सबकी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू दी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू दी हो, और आपसे पूछा हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करके बताओ, तो न्यूमेरिकल में आप ये वाला फॉर्मूला क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो इजी सा फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लेंस मेकर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैसे जो लोग ऑप्टिशियन होते हैं, ऑप्टिशियन का मतलब कि जो चश्मा बनाते हैं, ठीक है। तो वो मतलब चश्मा नहीं, वो तो खाली चश्मा बनाते हैं, वो तो खाली लेंस फिट करके दे देते हैं। लेकिन जो फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर आपके लेंस बनते हैं चश्मों के लिए, यानी कि चश्मे में जो अंदर लेंस पड़ता है, वो लेंस जहां पर भी बनते हैं, वो लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से इसको हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू N2 1 - 1 ब्रैकेट में 1 - R1/R2। अब ये 1/f का मतलब क्या है, f क्या है, फोकल लेंथ है। तो क्या है, जिसको भी मतलब जिसको भी चश्मे का लेंस बनाना है, उसको हमने कह दिया कि भाई तुम्हें जो फोकल लेंथ देनी है उस चश्मे के लेंस में, वो मान लो देनी है 0.25। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो फोकल लेंथ के बारे में हमने उसे बता दिया, ठीक है। और उसको हमने मान लो क्या बता दिया, कि हमने कहा कि N21 की वैल्यू बता दी हमने। N21 बेसिकली क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और अगर हम मान लो कि ग्लास की बात कर रहे हैं, यानी कि चश्मे के ग्लास की बात कर रहे हैं, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, मीडियम 2 का मतलब क्या हो गया, ग्लास हो गया, और मीडियम 1 क्या हो गया, एयर हो गया। क्योंकि एयर और ग्लास के बीच में ही लाइट ट्रेवल करेगी जब आपके चश्मे से लाइट पास करेगी। तो N21 की वैल्यू हम उसको दे देंगे। और मान लो हमने कह दिया कि R1 की वैल्यू भी हमें पता है, तो R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। या मान लो R1 और R2 की वैल्यू हमें पता है, दो लेंसेस के मतलब दो जो सरफेस है आपके स्फेरिकल सरफेस, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पता है R1 और R2, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 पता है। तो हमें ये पता करना है कि फोकल लेंथ कितनी होगी उस लेंस की, तो वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर लेना। लेंस मेकर्स फॉर्मूला के ये बहुत पूछा जाता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला तो सिंपल सा है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे। तो जब आप इसके न्यूमेरिकल करोगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या चीजें जो है पॉजिटिव लेनी है, कौन से साइन मतलब कौन सी जो डिस्टेंस है पॉजिटिव लेनी है, कौन सी डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। उसके बाद है लेंस फॉर्मूला। तो ये तो मैंने आपको बताई दिया, लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन ये वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि मिरर इक्वेशन में बस बीच में क्या कर दो, माइनस साइन कर दो। यानी कि अगर आपके पास कोई लेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का आपको पता है, तो आप ये वाला रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। और मैग्निफिकेशन भी मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि लेंस के केस में एक फॉर्मूला तो वही होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये h डैश जो लिखा है वो हाइट ऑफ इमेज है, और h जो लिखा है नीचे वो h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ये आपका किसके बराबर होता है, v/u के बराबर होता है, पॉजिटिव साइन रहता है। और मिरर के केस में आपने देखा था ये साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन हो जाता है, माइनस v/u के बराबर हो जाता है। तो बस इतना सा डिफरेंस यहाँ पर होता है, ठीक है।
आगे समझ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो। ठीक है, शाम को मिलेंगे, शाम को आगे कंटिन्यू करेंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है आज।